पता है, पायलट्स में कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है, अरे इसमें क्या है, मतलब ये तो बस पैर को सीधा करना है। मुझे हमेशा लगता था कि रिफॉर्मर पर किया जाने वाला सिंगल लेग फुटवर्क भी ऐसा ही कोई वार्म अप है। लेकिन फिर मैंने जो सूत्र सामग्री पढ़ी उसने मेरा सारा नजरिया ही बदल दिया। अच्छा। हाँ, विशेषज्ञ प्रशिक्षक कैरोलिन बर्जर डी फेमिनी इस एक व्यायाम को बेसिन का स्कूल कहती हैं। स्कूल? हाँ, ये एक बहुत पावरफुल शब्द है इसके लिए। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आखिर इस साधारण से दिखने वाले व्यायाम के पीछे इतना बड़ा विज्ञान क्यों छिपा है, मैं तो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और आपका ये सोचना बिल्कुल आम है। ज्यादातर लोग इसे पैर की कसरत ही समझते हैं, लेकिन असल में ये पैर के बारे में सबसे आखिर में है। ये एक जासूस की तरह है। जासूस? हाँ, जब हम दोनों पैरों से कोई काम करते हैं तो हमारा शरीर बहुत चालाक होता है। वो अपनी कमजोरियों और असंतुलन को बड़ी आसानी से छिपा लेता है। अगर एक तरफ कमजोरी है तो दूसरी तरफ ज्यादा मेहनत करके काम चल जाता है। अच्छा, जैसे स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, एक सदस्य काम नहीं करता तो बाकी लोग उसकी कमी पूरी कर देते हैं। बिल्कुल। और टीचर को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल वही बात। लेकिन जैसे ही आप एक पैर पर आते हैं, कोई ग्रुप नहीं बचता। सारी जिम्मेदारी एक तरफ आ जाती है, खासकर आपके बेसिन यानी पेल्विस पर। अब उसे एक हिलती डुलती सतह पर, मतलब रिफॉर्मर पर, अकेले ही संतुलन बनाना है। यहाँ कोई बहाना नहीं चलता, कोई पर्दा नहीं रहता। शरीर का सारा सच सामने आ जाता है। तो ये व्यायाम नहीं बल्कि एक तरह का लाई डिटेक्टर टेस्ट है शरीर के लिए। आप ऐसा कह सकती हैं। ये दिखाता है कि हम असल में कितने स्थिर हैं। और स्थिरता की बात आते ही मेरे दिमाग में वो जिम वाला ट्रेनर आ जाता है जो चिल्लाता है, कोर को टाइट रखो, पेट अंदर खींचो। क्या यहाँ भी वही मतलब है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि पायलट्स का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। जिम में कोर को टाइट करना या ब्रेसिंग का मतलब अक्सर होता है शरीर को एक मजबूत कवच की तरह जकड़ लेना। राइट। ये भारी वजन उठाने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन पायलट्स में हमें ऐसी स्थिरता नहीं चाहिए जो गति को ही रोक दे। हमें एक गतिशील स्थिरता चाहिए। गतिशील स्थिरता, ये सुनने में एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा लगता है। इसे कैसे समझूं? सोचिए कि आपका धड़ एक मजबूत किला है। वो हिलेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर कोई हरकत भी नहीं हो सकती। ये हुई ब्रेसिंग। ठीक है। अब सोचिए कि आपका धड़ एक सस्पेंशन ब्रिज है। वो मजबूत और स्थिर है, लेकिन साथ ही लचीला भी है ताकि ट्रैफिक उस पर से गुजर सके। अच्छा, ये है गतिशील स्थिरता। पायलट्स में हमें किला नहीं, ब्रिज बनना है। वाह, ये तो बहुत अच्छी मिसाल है। शरीर को ऐसे स्थिर करना है कि हाथ पैर आजादी से अपनी पूरी गति कर सकें। तो इस ब्रिज को दो दिशाओं में मजबूत रखना होता है, जैसा कि हमारे सूत्रों में बताया गया है, सैजिटाइल और फ्रंटल प्लेन। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। इसे आसान बनाते हैं। सोचिए कि आप एक बहुत ही तंग गलियारे में खड़े हैं जहां आप सिर्फ आगे और पीछे जा सकते हैं। ठीक है। ये हुआ सैजिटाइल प्लेन। इस व्यायाम में इसका मतलब है कि जब आप पैर सीधा करें तो आपकी कमर ज्यादा मुड़े नहीं या आपका बेसिन आगे पीछे ना झुके। और फ्रंटल प्लेन? अब सोचिए कि आप दो दीवारों के बीच फंस गए हैं और सिर्फ दाएं बाएं खिसक सकते हैं। ये हुआ फ्रंटल प्लेन। इसका मतलब है कि जब एक पैर काम कर रहा हो तो आपका बेसिन एक तरफ गिरे नहीं, बल्कि एकदम समतल रहे। ये स्थिरता की बात बहुत दिलचस्प है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि स्टूडियो में इस गतिशील स्थिरता वाले ब्रिज को असल में कैसे बनाया और परखा जाता है। क्या आप हमें इसके सेटअप से लेकर इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं? जरूर। सबसे पहले तो रिफॉर्मर का सेटअप बहुत ध्यान से किया जाता है। फुट बार को हर व्यक्ति के शरीर की लंबाई और लचीलेपन के हिसाब से सेट करते हैं। हाँ? फिर आते हैं स्प्रिंग्स, जो इस व्यायाम की जान है। आमतौर पर 2 या 3 स्प्रिंग्स लगाए जाते हैं। और यहाँ संतुलन क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर स्प्रिंग्स बहुत हल्के होंगे तो कैरेज पर कंट्रोल रखना मुश्किल होगा, और अगर बहुत भारी हुए तो शरीर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, जिससे व्यायाम का मकसद ही खत्म हो जाएगा। और शरीर को कैसे रखा जाता है? मुझे याद है कि इसमें पैर की जगह बहुत खास होती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक पैर का अगला हिस्सा, जिसे हम बॉल ऑफ द फुट कहते हैं, उसे फुट बार पर रखते हैं। लेकिन कहाँ? ठीक आपके कूल्हे की हड्डी, जिसे इस्कियॉन या सिट बोन कहते हैं, उसके नीचे। अच्छा, तो ये सिर्फ एक छोटी सी डिटेल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर पैर थोड़ा भी इधर-उधर हुआ तो सारा दबाव गलत जगह, मतलब घुटने पर जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये छोटा सा अलाइनमेंट ही सुनिश्चित करता है कि ताकत
कूल्हे से आए और घुटना सीधा रहे, अंदर या बाहर की तरफ ना गिरे। समझ गई। ये घुटने की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा पैर केबल टॉप पोजीशन में रहता है, यानी घुटना और कूल्हा 90 डिग्री के कोण पर मुड़े हुए। सेटअप तो समझ आ गया, अब इसकी गति और सांस का तालमेल कैसा होता है? बहुत सरल। सांस अंदर लेते हुए जो पैर फुट बार पर है, उससे धीरे धीरे कैरेज को पीछे धकेलते हैं। और फिर जो सबसे जरूरी हिस्सा है, सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कंट्रोल के साथ वापस आते हैं। वापसी की गति धकेलने से भी ज्यादा धीमी होनी चाहिए। यहाँ 20 बार करने से बेहतर है 5 बार सही तरीके से करना। क्वालिटी ही सब कुछ है। वापसी पर इतना जोर क्यों? अक्सर तो हम धकेलने में ही सारी ताकत लगा देते हैं। क्योंकि वापसी ही कंट्रोल का असली इम्तिहान है। धकेलते समय तो स्प्रिंग्स का तनाव आपकी मदद कर रहा होता है। अच्छा। लेकिन जब आप स्प्रिंग्स के तनाव के खिलाफ धीरे धीरे वापस आते हैं, तब आपकी गहरी मांसपेशियां असल में काम करती हैं। तभी पता चलता है कि आपका सस्पेंशन ब्रिज कितना मजबूत है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब इस व्यायाम का असली मकसद पैर को मजबूत करना है ही नहीं, तो फिर इसका सार क्या है? इसका असली सार है स्थिरता। जब आपका एक पैर पूरी गति कर रहा हो, पीछे जा रहा हो, वापस आ रहा हो, तब आपका धड़, आपकी कमर, आपका बेसिन, सब कुछ पत्थर की तरह शांत और स्थिर रहना चाहिए। तो असली चुनौती पैर चलाने में नहीं, बल्कि धड़ को स्थिर रखने में है। बिल्कुल। मुख्य लक्ष्य है बेसिन को न्यूट्रल और समतल रखना और एड़ी को हवा में एक ही जगह पर टिकाए रखना। यह ताकत का प्रदर्शन नहीं, कंट्रोल और दिमागी फोकस का खेल है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं इसे करने की कोशिश करती हूँ तो मेरी कमर मुड़ जाती है और पसलियां बाहर निकल आती हैं। क्या ये सबसे आम गलती है या लोग और भी कुछ गड़बड़ करते हैं? ये सबसे आम गलतियों में से एक है। ये वही तंग गलियारे वाली बात है, यानी सैजिटल प्लेन में कंट्रोल खोना। जैसे ही पैर को धकेलने का जोर लगता है, लोग अपनी कमर में एक गहरा मोड़ बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल। इसका सुधार है अपनी पसलियों को महसूस करना और उन्हें नीचे और अंदर की तरफ रखना, जैसे कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जैसा मैंने कहा, वापसी की गति को धीमा करना। अच्छा। अगर आप वापसी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप धकेलने की गति को भी कर लेंगे। और उस दूसरी दिशा यानी फ्रंटल प्लेन में क्या होता है जब शरीर दाएं बाएं गिरता है? फ्रंटल प्लेन की गलतियां और भी गहरी बात बताती हैं। इसमें अक्सर ये होता है कि जैसे ही पैर को धकेला जाता है, बेसिन का एक सिरा नीचे की तरफ गिर जाता है। ये एक साफ संकेत है कि कूल्हे की कुछ खास मांसपेशियां अपना काम नहीं कर रही हैं, या फिर घुटना अंदर की तरफ गिरने लगता है। और ये क्यों ज्यादा गंभीर है? क्योंकि ये प्लेन सीधे सीधे हमारे चलने फिरने से जुड़ा है। अगर यहाँ अस्थिरता है, तो इसका मतलब है कि जब कोई चलता है या दौड़ता है, तब भी उसका बेसिन स्थिर नहीं रहता। आपने कूल्हे की खास मांसपेशियों का जिक्र किया। हमारी सूत्र सामग्री में ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस को प्रहरी या सेंटिनल्स कहा गया है। हाँ, ये शब्द बहुत मजेदार है। इन्हें संतरी क्यों कहा गया है? इन्हें संतरी कहना बिल्कुल सटीक है। सोचिए कि आपका बेसिन एक कीमती खजाना है। अच्छा। ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस वे दो संतरी हैं जो इस खजाने की हिफाजत करते हैं। ग्लूटियस मीडियस बड़ा और मजबूत संतरी है। इसका मुख्य काम है बेसिन को साइड में गिरने से रोकना। जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं, तो यही मांसपेशी आपके बेसिन को समतल रखती है। और ग्लूटियस मिनिमस, वो छोटा वाला संतरी? हाँ, ग्लूटियस मिनिमस एक छोटा और गहरा संतरी है। ये फाइन ट्यूनिंग का काम करता है। ये कूल्हे की जोड़ के अंदर जांग की हड्डी के सिर को सही जगह पर टिकाए रखने में मदद करता है। तो दोनों मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। मीडियस बड़ी ताकत से बेसिन को गिरने से रोकता है और मिनिमस छोटे छोटे समायोजन करके उसे एकदम सटीक रखता है। अगर ये संतरी सो रहे हों, तो खजाना यानी आपका स्थिर बेसिन लुट जाएगा। ये तो हुई मांसपेशियों की कहानी, लेकिन हमारे सूत्र में एक और जटिल शब्द का जिक्र है, प्रोप्रियोसेप्शन। ये क्या चीज है? प्रोप्रियोसेप्शन हमारे शरीर का छठा सेंस है। छठा सेंस? हाँ, ये वही अद्भुत क्षमता है जो आपको आंखें बंद करके अपनी नाक को छूने देती है। आपके दिमाग को बिना देखे पता होता है कि आपका हाथ कहाँ है और कितनी दूर है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का जीपीएस है, जो मांसपेशियों और जोड़ों में लगे छोटे छोटे सेंसर्स से जानकारी लेता है। तो ये रिफॉर्मर वाला व्यायाम हमारे अंदरूनी जीपीएस को कैसे बेहतर बनाता है? रिफॉर्मर की हिलती डुलती सतह इस जीपीएस को एक बहुत बड़ी चुनौती देती है। जमीन पर तो सब कुछ स्थिर होता है, लेकिन यहाँ सतह खुद ही हिल रही है। तो आपकी नर्वस सिस्टम को सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ती, उसे होने वाली गड़बड़ी का अंदाजा लगाकर पहले से तैयारी करनी पड़ती है। मतलब?
इसे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कहते हैं। ये सिर्फ गलती होने के बाद सुधारना यानी फीडबैक नहीं है, बल्कि गलती होने की आशंका से ही खुद को संभाल लेना है। वाह, मतलब गलती होने के बाद सुधारना नहीं, बल्कि गलती होने से पहले ही संभल जाना। बिल्कुल। तो मतलब ये सिर्फ मांसपेशियों की कसरत नहीं, ये दिमाग और नर्वस सिस्टम की ट्रेनिंग है। हम असल में अपने शरीर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें। हाँ बिल्कुल। इसीलिए ये एक सेंसरी मोटर प्रशिक्षण है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शिक्षित कर रहा है कि दबाव और अस्थिरता में कुशलता से कैसे काम किया जाए। अब मैं समझ पा रही हूँ कि कैरोलीन इसे बेसिन का स्कूल क्यों कहती हैं। ये सच में एक क्लासरूम है जहाँ बेसिन स्थिरता और गति का पाठ सीखता है। और अब मुझे वो दूसरी बात भी समझ आ रही है कि रिफॉर्मर एक न्यूरोलॉजिकल आईना है। सही पकड़ा। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम असल में कैसे चलते हैं, ना कि हम कैसा सोचते हैं कि हम चलते हैं। ये हमारी उन अवचेतन आदतों का सामने लाता है जिन्हें हम सालों से अपनाए हुए हैं। जैसे कि चलते समय हमेशा एक तरफ ज्यादा वजन डालना या एक कूल्हे को दूसरे से ज्यादा इस्तेमाल करना। ये आईना आपको जज नहीं करता, ये सिर्फ आपको आपकी सच्चाई दिखाता है ताकि आप उसे सुधार सकें। तो ये सारी ट्रेनिंग, ये शिक्षा स्टूडियो से बाहर असल जिंदगी में कैसे काम आती है? किसी की रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क दिखेगा? इसका असर बहुत गहरा होता है। मेरे पास एक धावक आते थे जिन्हें सालों से घुटने में दर्द रहता था। अच्छा। हमने महीनों तक उनके दौड़ने के तरीके पर नहीं, बल्कि इसी एक व्यायाम से उनके सोए हुए संतरी यानी ग्लूटियस मीडियस को जगाने पर काम किया। तो क्या हुआ? 2 महीने बाद उनका दर्द गायब हो गया, क्योंकि ये समस्या घुटना थी ही नहीं, समस्या कूल्हे की अस्थिरता थी जो घुटने पर दबाव डाल रही थी। ये तो कमाल है। और आम जिंदगी में? हाँ, आम जिंदगी में इसका असर तब दिखता है जब कोई बाजार से भारी बैग उठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा हो और उसे एहसास हो कि घुटनों या कमर में दर्द नहीं हो रहा, या जब कोई अचानक फिसलने से बच जाता है क्योंकि कूल्हों ने उसे तुरंत संभाल लिया। लोगों की चाल ज्यादा संतुलित और मजबूत हो जाती है। शरीर में एक अलग तरह का आत्मविश्वास आता है। हाँ, जो दिखावटी नहीं होता। ये एहसास होता है कि शरीर तनाव से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से खुद को संभाल रहा है। तो अगर हम आज की इस गहरी पड़ताल को समेटें तो हम एक साधारण से दिखने वाले पैर के व्यायाम से शुरू हुए और नर्वस सिस्टम, शरीर के जीपीएस और रोजमर्रा की जिंदगी के आत्मविश्वास तक पहुंच गए। ये सचमुच बेसिन के लिए एक स्कूल है जो सिखाता है कि स्थिरता और गति दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हैं। और जैसा कि सूत्र सामग्री में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, जब बेसिन स्थिर हो जाता है तो गति स्वतंत्र हो जाती है। वाह। इसका मतलब है कि जब आपका केंद्र मजबूत होता है तो आपके हाथ पैर बिना किसी रोक टोक के पूरी आजादी के साथ अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह विचार ही अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें उस न्यूरोलॉजिकल आईने पर वापस लाता है जो हमें हमारी छिपी हुई आदतें दिखाता है। हाँ, और ये हमें उन आदतों को बदलने का मौका भी देता है। ये हमें बताता है कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही काफी नहीं है, सही तरीके से और समझदारी से मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। ये ताकत और बुद्धिमानी का संगम है। तो चलिए हम अपने श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर किसी का शरीर एक आईना होता तो वह आज उसे उसकी हरकतों के बारे में क्या बता रहा होता? कौन सी आदतें छिपी हैं जो अनजाने में हर काम में झलक रही हैं? क्या कोई एक तरफ झुककर चलता है? क्या बैठते समय हमेशा एक ही पैर पर दूसरा पैर रखने की आदत है? यह विचार सिर्फ व्यायाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमें अपनी शारीरिक आत्म जागरूकता पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है।